माँ का नाम सुनते ही जो बात दिमाग में आती है वो सुकून की होती है, लेकिन अगर वो ही माँ सुकून की जगह बेसुकूनी दे तो औलाद टूट जाती है। रिश्तों पर माँ बाप का सिर्फ लेबल लग जाने से बात ख़त्म नहीं हो जाती। जिस रिश्ते में भगवान ने आपको बांधा है उसे निभाना भी पड़ता है, दिलों को साफ भी रखना पड़ता है। मेरा नाम रमन है। जब मैं 14 साल का था तब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ एक घरेलू सीधी-सादी औरत थीं, बाहर की दुनिया और उसकी रंगीनियों से बिल्कुल अनजान। मेरे अलावा मेरे 5 भाई-बहन और जो सब मुझसे छोटे। पिता की मौत के बाद मेरे परिवार पर बहुत मुश्किल वक़्त आ गया था। मेरे पापा एक क्लर्क थे, आमदनी ठीक थी, रोज़ का खर्चा चल जाया करता था। मगर जब पापा इस दुनिया से गए तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उस रात का चूल्हा घर जला लिया जाए। जब घर के हालात ज़्यादा ख़राब हुए, घर में भूखे रहना पड़ा, तो समझ आई कि इसी का नाम ज़िंदगी है। मेरी माँ ने घर चलाने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। भगवान की करनी हुई कि माँ का सिलाई कढ़ाई का काम चल पड़ा। भूखे रहने से जान छूटी। मेरी और मेरे बहन भाइयों की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी चल रही थी। मैंने 10वीं के इम्तिहान पास किए तो सोचा आगे पढ़ने के बजाय माँ का हाथ बटा देता हूँ। मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी तलाश करना शुरू कर दिया। शायद अच्छे दिन चल रहे थे या तूफ़ान के आने से पहले वाली खामोशी थी जो मुझे आराम से फैक्ट्री में 15,000 की सैलरी पर नौकरी मिल गई। मैंने माँ को खुशखबरी सुनाई तो उनके चेहरे पर पापा की मौत के बाद अब जाकर चमक आई थी। मैंने वक्त की शायद उम्र कम होती है अच्छे वक्त की शायद उम्र कम होती है। तभी मेरी नौकरी को अभी 2 महीने गुजरे थे कि माँ बीमार रहने लगी। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए और रंग पीला पड़ने लगा। एक दिन रात के वक्त जब मैं घर आया तो माँ बुरी तरह खांस रही थी। खांसते हुए उनका सांस उखड़ने लगा। मैं जल्दी से बैग पास पड़ी चारपाई पर फेंकता आगे बढ़ा तो देखकर मेरी रूह कांप गई। माँ के मुंह से खून बह रहा था, मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने जल्दी से माँ को चारपाई पर बिठाया, अपनी छोटी बहन को पानी लाने को बोला। छोटी बहन जल्दी से पानी लेकर आई तो माँ को पानी पिलाया। रविवार से पहले कोई छुट्टी नहीं मिल सकती थी। काम नया था इसलिए छुट्टी भी नहीं कर सकता था। मैंने माँ को रविवार वाले दिन अस्पताल ले जाने का सोचा। मैंने रविवार को छुट्टी में जब माँ को सरकारी अस्पताल लेकर गया तो मेरे सर पर आसमान गिर गया जब डॉक्टर ने बताया कि माँ को ब्लड कैंसर है। पापा तो पहले ही छोड़कर चले गए थे। माँ ही पापा भी थी और माँ भी थी। मेरे दिमाग में सबसे पहले अपने बहन भाइयों का ख्याल आया कि वो लोग अभी छोटे हैं, वो माँ के बगैर नहीं रह सकते। अजीब अजीब से अंदेशे आने लगे। मैं इस कदर माँ की बीमारी से डर गया था कि ये तक सोच बैठा था कि अगर माँ को कुछ हो गया तो कैसे अपने बहन भाइयों को संभालना है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे भगवान रखे उसे कौन चखे। डॉक्टर ने बताया कि माँ को ब्लड कैंसर है। मुझे डॉक्टर साहब की बात समझ आ गई थी, लेकिन मेरे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी माँ का इलाज करवाने अच्छे से करवा सकता। मैं परेशान सी हालत में घर के लिए उठ गया। रिक्शे में बैठकर अपनी माँ को साथ बैठाकर घर ले गया। लेकिन एक नई चिंता सताने लगी कि कैसे माँ का इलाज करवाऊंगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। फैक्ट्री से भी उधार लेने की कोशिश की लेकिन नहीं थी, नौकरी नहीं थी, उधार पैसे भी ना मिल पाए थे। मैं माँ को सरकारी अस्पतालों में दर बदर लेकर फिरता रहा, लेकिन सरकारी अस्पताल में किस्मत से ही बारी आती है। एक दिन मैं फैक्ट्री गया तो पता चला कि फैक्ट्री में आग लग गई है। कपड़े का काम था, तभी सारा माल जल कर राख हो चुका था। फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी और किसी और को बेच दी, जहां अब नए सिरे से कोई कारखाना बनाया जाना था। मैं कंधे झुकाए घर लौट आया। अब क्या करता, कहाँ से लाता अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे। माँ के इलाज के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, उस पर अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाता। इसलिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अपने बहन भाइयों को पढ़ने दिया। दर बदर की ठोकरें खाने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे बंगले में चौकीदार की नौकरी पर लगवा दिया। 3 वक्त का खाना मिलता था। घर की एक मालकिन थी, उसका पति उसे छोड़कर किसी अंग्रेज़ के साथ शादी कर चुका था। औरत बहुत अमीर थी, घर में ढेरों नौकर थे। मेरे दोस्त ने बताया कि मालकिन अरबी है। मालकिन को कभी देखा नहीं था, उसकी बस एक बेटी थी जो अक्सर बाहर लॉन में आ जाया करती थी। मालकिन के पति की बात भी घर के एक मुखबिर नौकर ने मुझे बताई थी। मेरा पहला दिन था, मुझसे किसी तरह कोई सवाल नहीं किया गया था। बस एक यूनिफॉर्म दे दिया गया और एक पिस्तौल मेरे हाथ में थमा दी गई। मेरे साथ मेरा दोस्त चौकीदारी करता था। पहले पहले तो ये नौकरी मुश्किल लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत होने लगी। 2 दिन गुजरे तो एक हूर परी, चांदनी सी सफ़ेद रंगत, तीखे नैन नक्श, पतली सी कमर, उस पर लहलहाते लंबे घने बाल, वो खूबसूरत
वो सुंदरता की मूरत थी। मैं उसको देखने में इतना मगन था कि मेरे दोस्त ने मुझे टोका तो मेरा ध्यान टूटा। उसने मुझे बताया कि मालकिन की इकलौती बेटी है। मैंने एक नज़र फिर से उसकी तरफ देखा और देखता ही रह गया। वो लॉन में पड़े झूले पर बैठी किसी किताब को पढ़ रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, जिस पर मैं आंखें फेर गया और चोर नज़रों से उसे देखने लगा, तो वो भी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, जैसे बाहर में फूल खिलते हों, और आंखें तो जैसे पूरा जहान उनमें बसता हो। मैं भी देखने में खूबसूरत नौजवान था। गरीबी ने बेबस ना किया होता तो मैं किसी भी लड़की का क्रश होता। मेरे दोस्त ने टोका तो मैं गड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। रात का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सारा दिन खड़े रहने की वजह से मेरी टांगें अब सुन्न होने लगी थीं। मेरा दोस्त क्वार्टर में जाकर सो चुका था। जब सामने से हॉल का दरवाज़ा खुला तो मेरी नज़र एकदम से सामने गई, तो सामने चादर में एक औरत दरवाजे से निकली। रात का दूसरा पहर था। न जाने वो कौन थी और कहाँ जा रही थी। मैं हैरान नज़रों से अभी देख रहा था कि एकदम वो लड़की भागती हुई मेरे पास आई। चादर में बस 2 आंखें नज़र आ रही थी। उन आँखों में जब मैंने गौर से देखा तो मैं पहचान गया कि ये मालकिन की बेटी है, लेकिन ये कहाँ जा रही थी, इस बात से मैं हैरान था। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मेरी रूह काँप गई, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जल्दी से मुझे पीछे किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अब वो भागने वाले अंदाज में चले जा रही थी। मैंने थोड़ा सा बाहर झाँक कर देखा तो वो किसी गाड़ी में बैठी और फिर गाड़ी धुआं उड़ाती वहाँ से गायब हो गई। मैं सारी रात हैरान परेशान रहा और सोचता रहा कि ना जाने लड़की कहाँ गई, और अगर मालकिन को पता चल गया तो वो मुझे जेल भी करवा सकती हैं। लड़की ना जाने वापस आई कि नहीं आई। मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि रात के वक्त किसी और चौकीदार की ड्यूटी होती थी। माँ ने मुझसे पूछा भी क्या हुआ है, लेकिन मैं उनको क्या बताता। मुझे तो पहले दिन के बाद ही अपनी नौकरी जाती हुई महसूस हो रही थी। अगली सुबह मैं डरता हुआ अपनी मालकिन के घर गया। अभी मैं दाखिल हुआ था कि एक आदमी जल्दी से घर से बाहर को निकल रहा था। जाते वक्त उसने बहुत गौर से मेरी तरफ देखा। मैं भी हैरानगी से उसकी आंखों में देखने लगा। मेरा तो सर चकरा गया। समझ से हर बात बाहर थी। आखिर ये कौन है और क्या कर रहा है यहाँ पर। मैं डरते डरते अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कुछ रात ठीक से नींद ना आने की वजह से मेरा सर चकरा रहा था। बाकी उस आदमी के देखने ने कसर पूरी कर दी थी। मैं बेचैन सा अपनी जगह पर खड़ा था कि फिर से मालकिन की बेटी सफ़ेद रंग की फ़्रॉक पहने बाहर आई। एक नज़र मेरी तरफ देखा, झूले पर जाकर बैठ गई। मैं हैरानगी से मुंह खोले उसे ही देख रहा था। तभी वो मुंह पर हाथ रखकर हंस दी। मैं उसे देखता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो रात को झील सी आंखों में आंसू भरे घर से भाग गई थी। अपने सर को झटकता फिर से सीना तान कर खड़ा हो गया। मुझसे ये मिस्ट्री सुलझ ही नहीं रही थी। मुझे अपनी माँ की बीमारी भूल गई थी और नई चिंता लग गई थी। मुझे घर से फ़ोन आया कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैं गड़बड़ा गया। मालकिन की बेटी की नज़र मुझ पर ही थी। वो मेरा घबराया हुआ चेहरा देख मेरे पास आई और मुझसे पूछा। मैंने जल्दी से उसे बताया कि मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले गई। घर अंदर से बहुत बड़ा था। मैं चारों तरफ देखने लगा। मालकिन की बेटी मुझे एक सफ़ेद कमरे में ले गई, जहाँ हर चीज़ सफ़ेद थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल थरथराने लगा। जब उसने एक दीवार को हाथ लगाया तो वो खुलती चली गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर बाद मेरी मालकिन की बेटी बाहर निकली तो हाथ में कुछ पेपर्स थे। मैंने वो पेपर्स देखे तो उसमें अरबी में कुछ लिखा था। मैंने मुंह ऊपर करके हैरानी से देखा तो वो कुछ इशारों में समझाने लगी। मेरा सर भौचक्का रह गया ये देखकर कि मालकिन की बेटी बोल नहीं सकती। इतनी खूबसूरत लड़की लेकिन बोल नहीं सकती थी। मालकिन की बेटी ने अलमारी में से एक लिफाफा निकाला। मैंने पकड़ते ही खोला तो उसमें हज़ार के कई नोट थे। उसने मुझे इशारे से कहा कि जाओ और जाकर अपनी माँ का इलाज करवाओ। मैं जल्दी से पैसे लेकर निकला और घर पहुँच गया। माँ को अस्पताल लेकर गया, लेकिन वो पैसे भी अभी कम थे। खैर 2 दिन के बाद मैं दोबारा से काम पर गया तो घर में कुछ बदलाव आया हुआ था। मैंने अपने साथी चौकीदार से घर के में हलचल के बारे में पूछा, जिस पर उसने मुझे बताया कि घर की मालकिन बाहर के मुल्क से वापस आ गई है। मुझे भी अपनी मालकिन को देखने का शौक़ हुआ था। मैंने अपने साथी से पूछा कि वो दिखने में कैसी है तो मेरा दोस्त हंसने लग गया। मैं हैरान हुआ और उससे वजह पूछी हंसने की, तो उसने बताया कि जब तुम खुद देखोगे तब खुद मेरे हंसने की वजह पता चल जाएगी। मैं हैरानी से अपने साथी की तरफ देखा। दोपहर का वक्त था जब एक आदमी घर के अंदर से निकलकर बाहर की तरफ आया
और वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहा था। मैं फिर हैरान हुआ, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोला था। कुछ वक्त गुजरने के बाद अंदर से एक नौकर आया, जिसने हमें संदेश दिया कि हमारी अरबी मालकिन ने एक मीटिंग रखी है जो घर के मेन हॉल में थी। शाम के वक्त हम सब हॉल में जमा हो गए। हम 30 लोग थे जो वहाँ नौकरी करते थे। अब हम सब अपनी मालकिन का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक भद्दी सी काले रंग की छोटी सी कद वाली, जिसने सर पर बहुत प्यारी सी कैप पहनी हुई थी, सफ़ेद लंबी फ़्रॉक में चलती हुई बहुत अजीब लग रही थी और हमारे सामने आकर खड़ी होती, उस औरत ने हम सब पर नज़र डाली। अब मुझे अपने दोस्त के हंसने का कारण समझ आया था। हंसी तो मुझे भी बहुत आई थी, छोटी सी बोरी की तरह औरत को देखकर, लेकिन अभी मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैं हंसकर अपनी नौकरी नहीं खो सकता था। मेरी मालकिन ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाया और कुछ कायदे कानून बताए जिन पर हमें पूरा उतरना था। मालकिन खुद तो अरबी में बोल रही थी, जिसका ट्रांसलेट पास खड़ा एक ट्रांसलेटर कर रहा था। हम सब जी मालकिन कर रहे थे। न जाने मालकिन की बेटी ने अपनी माँ को इशारे में क्या कहा, जो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। हम सब बाहर आ गए। रात के वक्त फिर से मेरे अलावा गेट पर कोई और नहीं था। तभी फिर से मालकिन की बेटी काली चादर में बाहर आई। उस वक्त भी उसकी आंखों में आंसू थे। इस बार तो मैं जैसे पागल होने को था कि आखिर माजरा क्या है। इतनी पहेलियां हैं इस घर में। मालकिन की बेटी मुझे धक्का देती जल्दी से बाहर निकली और फिर भागती हुई एक गाड़ी में जाकर बैठ गई और गाड़ी फर्श से धुआं उड़ाती हुई उस जगह से गायब हो गई। मैं फिर से मुंह देखता ही रह गया। उस रात मेरी नाइट ड्यूटी भी थी। सारी रात मैं मालकिन की बेटी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसे ना आना था और ना वो आई। अगली सुबह जब मैं परेशान सी हालत में घर के लिए निकलने लगा तो घर का मेन दरवाज़ा खुला और मालकिन बाहर निकल आई। मेरी टांगें कांपने लगी। अब मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगी, क्योंकि मेरे होते हुए मालकिन की बेटी घर से भाग गई थी और वापस नहीं आई थी। मालकिन अभी कुछ पास आई थी, तभी घर का मेन दरवाज़ा फिर से खुला और इस बार मालकिन की बेटी काले रंग की लंबी फ्रॉक में छम छम करती बाहर आ गई और रोज़ाना की तरह लॉन में लगे झूले पर बैठ गई। एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर हंस दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये सब मिस्ट्री सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मालकिन ने घर का गेट खुलवाया, जो कि मैं नहीं खोला, और फिर वो भी अपनी गाड़ी लिए बाहर निकल गईं। अब मैंने सोच लिया कि मैं मालकिन की बेटी से पूछ कर रहूँगा कि आखिर वो जाती कहाँ है रात को अंधेरे में, और वो घर के अंदर कैसे आई। मैं मालकिन को भेजकर मालकिन की बेटी के पास गया, जो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उसे इशारों में पूछा कि रात को कहाँ गई थी, तो वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे ना जाने कौन सी अजीब सी बात कर ली हो। मैंने फिर से हाथ के इशारे से उसे जवाब देने को बोला तो वो अपनी किताब छोड़कर सीधा घर के अंदर चली गई, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। हर तरफ खामोशी का राज था। एक दिन एक नौकर अंदर से आया और बोला कि मुझे मालकिन ने बुलाया है। मैं अंदर गया तो मालकिन की बेटी रोती हुई किसी बात से इनकार कर रही थी, लेकिन मालकिन गुस्से में उसे कमरे में धकेल रही थी। ये सारा दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मालकिन की बेटी ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। माँ की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे उनकी चिंता ने आधा कर दिया था। उस दिन भी माँ की हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं माँ की परेशानी में था। उस पर मालकिन का अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव और मालकिन की बेटी का दुल्हन बने होना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं किसी आम घर में नहीं बल्कि अनोखे घर में हूँ। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैंने मालकिन की तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी और अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कुछ कहकर मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। अब मुझे इस सब से उलझन महसूस होने लगी थी। मैंने सेक्रेटरी की तरफ इस तरह से देखा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि मेरी अरबी मालकिन हर साल अपनी इकलौती बेटी की शादी करवाती हैं। ऐसा क्यों करती थी कोई नहीं जानता था। शादी के लिए जो भी आदमी आता उसे लाखों रुपए और महंगे महंगे उपहार देती हैं। मुझे हैरत हुई थी कि कौन अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है। फिर उस आदमी से अपनी बेटी को तलाक दिलवाती हैं। बेटी के तलाक के बाद मालकिन 5 महीने के लिए बाहर के मुल्क रहती हैं और फिर 5 महीने बाद वापस आ जाती हैं। मैं तो इन सारी बातों पर हैरान था। एक तो इतनी शादी करवाना पाप है, दूसरा हर साल ये पाप बहुत बेशर्मी से हो रहा था और ना जाने कितने सालों से ऐसा ही होता आ रहा था। मालकिन तैयार होकर ना जाने कहाँ की तैयारियों में थी, तभी वो मेरी तरफ आई। मालकिन की बेटी को तलाक हो चुकी थी। अपने ट्रांसलेटर से कुछ अरबी में बात की। ट्रांसलेटर ने भी अरबी में जवाब दिया। इस बार मालकिन की बेटी की तलाक हुई तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। हल्की हिंदी में बोलती वो बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन मैं खुश हो गया कि मेरी तो लॉटरी निकल आई थी। लॉटरी निकल आई है। उसके ट्रांसलेटर ने बताया कि वो मुझे लाखों रुपए देंगी, जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करवा लूँगा। मैं शादी करने पर तैयार हो गया। 2 दिन बाद पंडित
को बुलाया गया। मैं अपनी माँ को सब कुछ बता चुका था। पहले तो वो बहुत नाराज़ हुई, लेकिन बाकी बहन भाइयों और मेरे समझाने पर समझ गईं। जब उनको समझाया कि पैसे मिलने पर उनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज होगा और फिर बाकी बहन भाई अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। खैर काफ़ी मुश्किल सही लेकिन मैं इस शादी के लिए राज़ी हो गई। शादी की रात मैं जैसे ही पत्नी के कमरे में गया तो वो बहुत घबराई हुई थी। घबराया हुआ तो मैं भी था, लेकिन मेरी पत्नी के चेहरे पर अजीब सा डर था। मैंने उसे इशारे से पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर पहले तो वो इधर-उधर देखने लगी, लेकिन फिर ना में सिर हिला दिया। मैंने उससे प्यार से पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और पति होने से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरे मुताबिक मालकिन का बर्ताव ही मेरी पत्नी के डरने की वजह था, लेकिन जब उसने बेड के नीचे इशारा किया तो मुझे हैरानी हुई। मैंने जाकर देखा तो रूह काँप गई जब देखा कि वहाँ एक दरवाज़ा सा बना हुआ था। मैंने ऊपर देखा तो मेरी पत्नी रो रही थी। मैं हैरान रह गया और अपनी पत्नी से इशारों में पूछा कि ये क्या है। उसने इशारों में बताया कि यहाँ से अक्सर बहुत बुरी स्मेल आती है और अक्सर अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं। मैंने पहले अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर उसको बिस्तर से उठने को बोला। वो लहंगा संभालती अपनी जगह से उठी और साइड पर खड़ी हो गई। मैंने बेड को हल्का सा दूसरी तरफ धकेला तो नीचे एक कालीन था। मैंने कालीन को हल्का सा उठाया तो नीचे एक दरवाज़ा नुमा बोर्ड लगा हुआ था। मैंने हैरत से अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर कालीन को थोड़ा सा पीछे किया। वो बोर्ड हटा दिया। नीचे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थी और अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर नीचे ले गया। ये कोई भूल-भुलैया थी। मैं और मेरी पत्नी हैरान होते हुए इधर-उधर देखने लगे। दीवारों को टटोला, लेकिन वहाँ कोई स्विच बोर्ड नहीं था। फिर एक जगह से हल्की सी लकीर की तरह रोशनी नज़र आई। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहाँ एक दीवार थी। मैंने दीवार को हल्का सा धकेला तो खुलता चला गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाज़ा खुला तो मैं और मेरी पत्नी अंदर देखकर काँप गए। जहाँ बहुत सारे टीवी लगे हुए थे, तारें जगह जगह बिखरी हुई थीं। मुझे झटका लगा, ये क्या है? एकदम से हर तरफ के टीवी चल पड़े और वहाँ अजीब तरह की गंदी वीडियो चलने लगी, जिनमें हर जगह पर अलग अलग आदमी थे। मेरी पत्नी ने एकदम ना जाने टीवी में क्या देख लिया कि वो मुंह पर हाथ रख के पीछे दीवार के साथ जा लगी। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने अपने लहंगे की तरफ इशारा किया और फिर टीवी की तरफ। मैंने एक तरफ नज़र अपनी पत्नी की तरफ और दूसरी नज़र टीवी की तरफ देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उसने मुझसे मेरा फ़ोन पकड़ा और मुझसे लिख कर बताया कि ये सब उसके पिछले पति हैं और इस दुल्हन के जोड़े में कोई और नहीं बल्कि वो ही है। मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं और मेरी पत्नी वापस ऊपर आए और सोचने लगे कि अब क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने मुझे इशारों में बताया कि वो एक लड़के को जानती है जो बता सकता है कि ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है। मैंने उससे उस आदमी के बारे में पूछा कि कौन है, कहाँ है, कैसा है, जिस पर उसने मेरी मालकिन के पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में बताया। लेकिन सेक्रेटरी से ये बात उगलवाना इतना आसान नहीं था। मेरी पत्नी ने मालकिन के सेक्रेटरी को कमरे में बुलाया। वो सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। मेरी पत्नी ने उसे सारी बात बताई और उसे सब सच बताने को बोला। मेरी मालकिन में मेरी पत्नी से मेरी शादी करवाते ही वापस बाहर के मुल्क जा चुकी थी। पहले तो वो हैरान रह गया, फिर मेरी पत्नी के रोने पर उसने बताया कि मेरी मालकिन ये सारे वीडियोस बाहर के मुल्क बेच चुकी हैं। हम दोनों को हैरत का झटका लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी पत्नी का रंग एकदम पीला पड़ गया। वो एक माँ थी, ये अलग ही रूप देखने को मिला था माँ का। मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। मैंने उसे जल्दी से बिस्तर पर लेटाया और उस पर पानी की छींटें मारी। सेक्रेटरी को सारा सिस्टम बंद करने के लिए बोला, जिस पर उसने सारा सिस्टम बंद कर दिया। मेरी पत्नी को होश आ चुका था। मैंने अपनी पत्नी से इन सब की वजह पूछी, जिस पर उसने बताया कि उसे कुछ नहीं पता। मैं अभी कुछ पूछता कि बाहर से गोलियों की आवाज़ें आने लगी। हम सब एक बार फिर घबरा गए। सेक्रेटरी ने बताया कि मालकिन को सब पता चल गया और वो वापस आई हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने झट से पुलिस को फ़ोन किया और सारा एड्रेस समझा दिया। मालकिन कमरे में आई। हमें कुछ देर इंतज़ार करना था पुलिस का। मैंने मालकिन की तरफ देखा। मालकिन मुझे गालियाँ देने लगी, लेकिन मैं फिर भी ढीठ बना खड़ा रहा। अभी मालकिन कुछ और करती कि पुलिस का सायरन चारों तरफ से गूंजने लगा। मैंने सुकून का सांस लिया। मालकिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हमने सब कुछ पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस के ज़रिए मालकिन से सच उगलवाया, जिस पर उसने बताया कि मेरी पत्नी मालकिन के पति की पहली पत्नी से है। उनकी पहली पत्नी तो बेटी के पैदा होते ही मर गई, लेकिन सारी जायदाद मेरी पत्नी के नाम कर गई। तभी से मालकिन ने काम धंधा करके पैसा कमाना शुरू किया। वीडियोस बनाकर बाहर के मुल्क भेज देती, जिस पर उसको करोड़ों रुपए मिलते थे। अदालत ने मालकिन को उम्र कैद की सज़ा सुना दी।
थी। मेरी पत्नी बहुत अमीर परिवार से संबंध रखती थी। मैंने उससे पूछा कि वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं, जिस पर उसने मेरे साथ रहने के लिए हामी भर ली। मेरी माँ और बहन भाइयों को मेरी पत्नी साथ ले आई और मेरे बहन भाइयों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मेरी माँ का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हो रहा है और मेरे बहन भाई अब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं। मेरी पत्नी ने मेरा हर जगह साथ दिया था, जिस वजह से मैंने अपनी पत्नी से ये तक नहीं पूछा कि किसके साथ वो रात के वक्त बाहर जाया करती थी। उसने मेरा इतना साथ दिया था तो मुझे भी ये सवाल पूछकर अपनी पत्नी को दुख नहीं देना चाहिए। मेरी माँ का इलाज अच्छा हो गया था और मैं भी अपनी पत्नी बच्चों के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।